हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम एक्टिव से पैसिव परिवर्तन के दूसरे अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब तक हमने आपको एक्टिव से पैसिव परिवर्तन का जो पहला नियम बताया था, उसमें हमने ये बताया था कि किसी भी टेंस वाले वाक्य को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता था। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार मॉडल जो आदर्श सहायक क्रियाएं होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, हैव टू, यूज टू, वुड, ETC, जितने भी मॉडल्स हैं इनका हम कैसे पैसिव में परिवर्तन करते हैं, यह आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। यानी हम आज आपको पढ़ाएंगे मॉडल का पैसिव में परिवर्तन और आज्ञार्थक वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन। तो देखिए, जब किसी वाक्य में ये सारे शब्द दिखाई दें, इसमें से कोई एक भी दिखाई दे, तो उसका पैसिव बनाने के लिए बच्चों बहुत ही आसान फार्मूला, कहीं कुछ कठिनाई आपको नहीं दिखाई देने वाली है। तो हम आपको 6 पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है, आपने जो पहले नियम में पढ़ा था वही यहाँ भी है। पहले नियम में क्या पढ़े थे? कर्म को कर्ता बनाते हैं। यहाँ भी वही काम करना है, कर्म को कर्ता बनाते हैं। अब कर्म को कर्ता कैसे बनाया जाता था? हमने आपको कर्म और कर्ता का एक लिस्ट प्रोवाइड कराया है। आप उस लिस्ट से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम कर्म को कर्ता बनाते हैं और कैसे कर्ता को कर्म बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, वाक्य में दिया गया मॉडल प्लस बी, यानी वाक्य में जो भी मॉडल दिया गया होगा उसके साथ हमें बी जोड़ देना है। यानी अगर वाक्य में कैन लगा है, कैन भी कर देना है। अगर शुड लगा है, शुड भी कर देना है। आट टू लगा है, आट टू भी कर देना है। यूज टू लगा है, यूज टू भी कर देना है। वुड लगा है, वुड भी कर देना है। तीसरे नंबर पर बच्चों होता है V3। V3 का मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये वहाँ भी था, यानी पहले वाले नियम में भी। चौथा पॉइंट होता है कर्म पूरक। कर्म पूरक लगाते हैं यदि होता है तो, और यदि नहीं होता है तो नहीं लगाते हैं। नंबर 5वां आपका होता है बच्चों बाई का प्रयोग कर देते हैं। और नंबर 6वां है कर्ता को कर्म, कर्ता को कर्म बनाते हैं। कर्ता को कर्म बनाते हैं। इस 6 पॉइंट के सहारे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मॉडल वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित किया जाता है। इस 6 पॉइंट को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और उसको कंठस्थ कर लीजिए। चलिए, इन्हीं नियमों से हम आपको कुछ पैसिव परिवर्तन सिखाने जा रहे हैं। यहाँ से देखें, ही कैन बाई ए कार। ही कैन बाई ए कार। हमें इसी वाक्य का पैसिव बनाना हो बच्चों, तो हम इसमें सबसे पहले कर्म तलाशेंगे। और आपको हमने पहले सिखा दिया कि कर्म कहाँ होता है, क्रिया के पश्चात। इसमें क्रिया है बाई, तो बाई के पश्चात आपका कर्म है ए कार, तो ए कार को हम उठा करके आगे ले आएंगे, ए कार हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पर मॉडल प्लस बी, वाक्य में जो मॉडल दिया गया है कैन, इसी के साथ हमें बी बढ़ा देना है, तो कैन बी हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पर V3, यानी हमें बाई का थर्ड फॉर्म लगा देना बच्चों, तो बाई का थर्ड फॉर्म हो जाता है बाट। बाट के बाद कर्म पूरक, इसमें है ही नहीं, तो अगला पॉइंट हो जाएगा बाई का प्रयोग, यानी ये 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट होता है कर्ता को कर्म, तो ही का कर्म आपको याद होगा, ही का कर्म हिम होता है। यह इसका पूरा पैसिव बन गया, ए कार कैन बी बॉट बाय हिम। उसी प्रकार कैन लगा होगा, कुड लगा होगा, मे लगा होगा, माइट लगा होगा, शुड लगा होगा, मस्ट लगा होगा, आट टू लगा होगा। सबके साथ आपको यही नियम अपनाने हैं। कुछ इसमें बहुत खास नहीं है, कुछ इसमें नया नहीं है, तो जो नया है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, वी शुड
हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर, तो द पुअर को हम आगे लाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा द पुअर शुड बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड, और कर्म पूरक है नहीं तो बाई लगा करके वी का कर्म हो जाएगा अस। द पुअर शुड बी हेल्पेड बाई अस। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कहीं कोई कठिनाई आपको दिखने वाली नहीं है। द पुअर शुड बी हेल्पेड बाई अस। अगला भाग देखते हैं। ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। यहाँ देखिए बच्चों क्रिया आपका मॉडल है हैज़ टू, इसे भी हम मॉडल की श्रेणी में मानेंगे, तो इसमें करता हो जाएगा क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ आपका हैज़ टू बी हो जाएगा। क्रिकेट हैज़ टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्ले में ईडी बढ़ा देंगे तो प्लेड हो जाएगा, और बाई लगा करके ही का कर्म लिख देंगे तो हिम हो जाएगा। क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय हिम। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ बता दें, यह हैज़ टू चेंजेबल मॉडल है, मतलब यह अपने नए कर्ता के अनुसार चेंज भी हो सकता है, यह हैव टू भी हो सकता है। अगर यहाँ ये जो क्रिकेट है इसके स्थान पर कोई आई होता, वी होता, कोई प्लूरल होता, तो हम यहाँ हैज़ टू ना लगा करके हैव टू लगाते। इस एग्जाम्पल से देखिए, सी हैज़ टू टीच अस, सी हैज़ टू टीच अस। इसका पैसे बनाने के लिए हमें पहले अस को कर्ता बनाना होगा, तो अस का कर्ता बनाना तो अब जान ही गए हैं, वी होता है। वी के साथ बच्चों हैज़ टू नहीं लगेगा, वी के साथ हमें हैव टू लगाना पड़ेगा, हैव टू और तब बी लगाना पड़ेगा। वी हैव टू बी, अब थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो पूरा बन गया वी हैव टू बी टॉट बाई हर। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखें, मस्ट वी अब्यूज अदर्स, मस्ट वी अब्यूज अदर्स, क्या हमें दूसरों को गाली देना चाहिए? अब इस वाक्य का पैसे बनाने के लिए चूंकि ये प्रश्नवाचक है तो हम इस मस्ट को यहाँ आगे ही रखेंगे। इसका पैसे भी इस प्रकार बन रहा है, मस्ट के बाद हम कर्म को कर्ता बनाते हुए तब बी का प्रयोग करेंगे, यानी मस्ट अदर्स बी, मस्ट अदर्स बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ये अब्यूज्ड, मस्ट अदर्स बी अब्यूज्ड बाई अस, अंत में प्रश्नवाचक लग जाएगा, मस्ट अदर्स बी अब्यूज्ड बाई अस। तो अगर इस प्रकार का शब्द आपके सामने आता है तो हम इस प्रकार से फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगला देख लीजिए, व्हाई कैन यू नॉट, व्हाई कैन यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाई कैन यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ भी बच्चों बेहद आसान है, इस व्हाई को हम पहले कर देते थे, आपको याद होगा, तो यहाँ भी व्हाई पहले कर दीजिए। अब यहाँ कैन मॉडल है, कैन और बी के बीच में आपका कर्ता बनेगा दिस क्वेश्चन, तो हो जाएगा व्हाई कैन दिस क्वेश्चन बी, नॉट भी है, व्हाई कैन दिस क्वेश्चन नॉट भी कर देंगे अगर इसमें नॉट भी लगा है, व्हाई कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व का सॉल्व्ड, SOLVED सॉल्व्ड बाई, और करता है यू, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह।
पूरा बना। व्हाई कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यू। एक वाक्य और देखते हैं, हु इज टू गिव मी ए पेन। हु इज टू गिव मी ए पेन। हु वाला वाक्य बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टेढ़ा नहीं कि आप लोग इसे ना बना सकें। इतना भी ज़्यादा टेढ़ा नहीं होता है कि आप उसे ना बना सकें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब भी हु का प्रयोग होता था तो हमने आपको बताया था कि बाय हुम का प्रयोग हम सबसे पहले कर देते हैं। तो इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले हमें बाय हुम को लिख देना है। यानी इसका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, बाय हुम। बाय हुम के बाद यहाँ मॉडल है बच्चों इज टू, ध्यान दीजिए, इज टू मॉडल है और इसमें ऑब्जेक्ट है दो, एक है मी और एक है ए पेन। तो हम किसी एक को कर्ता बनाते हुए हम पैसिव बनाएंगे। तो चलिए हम इसको कर्ता बना रहे हैं। तो जब मी को कर्ता बनाओगे बच्चों तो आपका कर्ता बनेगा आई, और आई के साथ आपका जो नया मॉडल है इज टू नहीं लगेगा, आई के साथ आई एम टू लगेगा। तब होगा क्या, आई एम यहाँ हो जाएगा, आई लिखने के बाद आपको टू लिखना पड़ेगा। बाय हुम आई एम आई टू। अब थर्ड फॉर्म लगाना है, तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों गिवन। बाय हुम आई एम आई टू गिवन ए पेन, अंत में हो जाएगा, अंत में प्रश्न चिन्ह हो गया। अब इसका एक और पैसिव बन सकता है जब हम इस पेन को कर्ता बनाएंगे। तो जब पेन को कर्ता बनाओगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, बाय हुम। अब पेन के साथ है तो यही लगेगा इज टू ही, तो लग जाएगा बाय हुम इज ए पेन टू, लिख करके तब बी लगा दीजिए। यहाँ देखिए हम बी नहीं लगाए हैं तो बी लगा लीजिए यहाँ पर। पूरा वाक्य इसका फिर से देखें, बाय हुम आई एम आई टू बी गिवन ए पेन। इसका आंसर बन जाएगा बाय हुम इज ए पेन टू बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। अब इसको क्या करेंगे, कर्म पूरक ही मान लेंगे, यहाँ मी हो जाएगा। अंत में प्रश्न चिन्ह, बाय हुम इज ए पेन टू बी गिवन मी, यानी मुझे किसके द्वारा एक कलम दिया जाना है। यहाँ था कि मुझे किसके द्वारा एक कलम दिया जाना है, और इसमें थोड़ा सा घुमा करके कहा जा रहा है कि एक कलम मुझे किसके द्वारा दिया जाना है। तो ये बच्चों मॉडल का पैसिव आप समझ गए होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं आज्ञार्थक वाक्यों को कैसे पैसिव में बनाते हैं, इसका नियम। तो इम्परेटिव सेंटेंस का तात्पर्य तो आप समझते होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब किसी वाक्य में कोई आदेश, कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई एडवाइस दिया जाता है तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। और उसकी पहचान होती है कि आज्ञार्थक वाक्यों में सबसे पहले हमेशा मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया इसमें सबसे पहले लिखी जाती है और मुख्य क्रिया के बाद ही बाकी की चीज़ें होती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आज्ञार्थक वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है और इसमें हमेशा कर्ता यू होता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे कहा जाए किताब खोलो, तो किताब खोलने का काम कौन करेगा, किसको आदेश दिया जा रहा है, यू को। हमेशा इसमें कर्ता यू होता है और कोई नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम आपको एक दो एग्जाम्पल देते हैं। आज्ञार्थक वाक्यों के एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कहा जाए गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ये आपका आज्ञार्थक हो गया। यदि वाक्य निगेटिव बच्चों, तो नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट या नेवर पहले लगा रहता है। जैसे कहा जाए डू नॉट रन फास्ट, ये भी आपका आज्ञार्थक हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आज्ञार्थक का। आज्ञार्थक में ये तो मना ही किया गया, कभी कभी नेवर या ऑलवेज भी आ जाता है। जैसे हम ऑलवेज से एक एग्जाम्पल ले लें, ऑलवेज हेल्प द पुअर,
ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो। ये सारे दिए गए वाक्य हमारे अज्ञार्थक वाक्य होते हैं। अब इनको कैसे बदला जाता है पैसिव में, ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो परिवर्तन का नियम देखें, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन मतलब एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, यह नियम हम आपको लिखवाने जा रहे हैं बच्चों। ध्यान से लिखिए। नंबर पहला पॉइंट है लेट का प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है कर्म, कर्म को रखते हैं। इसी क्रम से आपको याद करना बच्चों, लेट का प्रयोग करते हैं, कर्म को रखते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 यहाँ से लिखें, नंबर 3 है V3, गलत हो गया। नंबर 3 है बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 देख लीजिए V3 अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और नंबर 5 हो जाएगा कर्म पूरक लिखते हैं। बच्चों इसमें बाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ कर्ता हमेशा यू होता है, तो बाई के बाद हमेशा यू ही आएगा, इसलिए बाई को नहीं लिखा जाता है। मान लिया जाता है कि कर्ता इसमें अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। ये तो आपका पहला समीकरण हो गया। जरा दूसरे समीकरण पर हम चर्चा करें। यदि आपके दिए गए वाक्य में कर्म ना दिखाई दे, यदि दिए गए वाक्य में कर्म ना दिखाई दे तो हम क्या करते हैं? यदि दिए गए वाक्य में कर्म ना दिखाई पड़े तो हम सेंटेंस के भाव के अनुसार सेंटेंस के पहले यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके भी वाक्य को पैसिव बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, अगर मान लीजिए प्लीज़ आ जाता हो, प्लीज़ आपके वाक्य में लिखा हो, तो प्लीज़ के स्थान पर आपको लिखना होता है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि वाक्य में नो ऑब्जेक्ट हो, नो ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो, तो सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस का भाव देखेंगे, उसमें आदेश है कि सुझाव है कि सलाह है, उसके अनुसार सेंटेंस के पहले हमें लिख देना होता है यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर्ड। इन दोनों को लिखने के पश्चात, इन दोनों में से किसी एक को लिखने के पश्चात हम बाकी का बचा हुआ सेंटेंस जोड़ देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अभी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी अभ्यास पुस्तिका ले आओ। इसमें आदेश दिया जा रहा है और इसमें ब्रिंग आपका वर्ब है, योर नोटबुक ही आपका कर्म है। जब भी कर्म दिखाई देगा तो हम लेट वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ही ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो जब ऑब्जेक्ट है योर नोटबुक तो हम लेट से शुरू कर दें, लेट योर नोटबुक, लेट योर नोटबुक, यानी हमने पहले लिखा लेट का प्रयोग, फिर कर्म का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग कर देते हैं, बी लगा दीजिए, लेट योर नोटबुक बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रिंग का बराट, कर्म पूरक है नहीं, या फुल स्टॉप हो जाएगा, लेट योर नोटबुक बी ब्राट। एक अज्ञार्थक देखें, डू नॉट इंसल्ट द पुअर,
डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। तो ऐसी अवस्था में यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो फिर से लेट का प्रयोग कर दीजिए, लेट द पुअर नॉट। यहाँ बच्चों ध्यान देना है, जब डू नॉट का प्रयोग होता है तो ऐसी अवस्था में हम पैसिव बनाते समय डू को माइनस कर देते हैं और नॉट को रखते हैं, नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद लगा करके तब हम बी का प्रयोग करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट और बी के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। इसी जगह पर ऑलवेज का भी प्रयोग होता है, इसी जगह पर नेवर का भी प्रयोग होगा। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अगला देख लीजिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो ऐसे वाक्य में भी इस ऑलवेज का स्थान यही होगा जहां नॉट हुआ करता था, यानी ऑब्जेक्ट और बी के बीच में हमें ऑलवेज या नेवर को भी लिखना पड़ता है। तो ये भी आपका लेट से बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हो जाएगा लेट द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ के बाद हम ऑलवेज लिख दें, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पीक का स्पोकन। तो आपके समझ में लगभग आ गया होगा कि जब आपके दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। लाइन हम कितनों सीधा खींचें लेकिन टेढ़ा ही बनता है, अभी भी टेढ़ा है। लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। चलिए हम थोड़ा सा अपवाद की तरफ बढ़ते हैं। जब प्लीज का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए किसी वाक्य में लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी। अगर लिखा हो प्लीज हेल्प मी तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसमें लेट भी नहीं लगाना है। हमें करना क्या है, इसी प्लीज के स्थान पर यू आर, कहाँ गया, यू आर ऑर्डर नहीं भाई, प्लीज के स्थान पर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड। चूंकि प्लीज में निवेदन का भाव होता है तो वहाँ हमने ऑर्डर लिख दिया था, वहाँ रिक्वेस्टेड होना चाहिए। तो जब प्लीज का प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। तो प्लीज के स्थान पर हमें यही लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसको जोड़ दीजिए हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी आपसे निवेदन किया जाता है मेरी सहायता करने के लिए। तो जब प्लीज आएगा तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू कर लीजिएगा और बचा हुआ भाग यानी हेल्प मी उसी में जोड़ दीजिएगा। अगला कभी कभी ऐसे वाक्य आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें कर्म होता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बहुत बार आपके परीक्षाओं में दस्तक दे चुका है, वॉक टू द लेफ्ट। वॉक टू द लेफ्ट का मतलब बाएं चलो, इसमें कर्म नहीं है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ हम या तो इसे सुझाव मानेंगे या आदेश मानेंगे या सलाह मानेंगे। चलिए हम इसको सुझाव मान लेते हैं। तो जब सुझाव मानेंगे तो बन जाएगा आपका यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू। इतना लिख करके हमें यही जोड़ देना है, पूरा सेंटेंस उतार लेना है। यू आर सजेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट, you are suggested to walk to the left. One more sentence, play now, play now, अब खेलो। प्ले नाउ का मतलब अब खेलो, इसमें भी कर्म नहीं है। प्ले लिखा है लेकिन क्या खेलो यह चीज़ स्पष्ट नहीं है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में यहाँ भी कर्म नहीं है, यहाँ भी आपको आदेश मान लेना है या सुझाव मान लेना या सलाह मान लेना है। चलिए हम आदेश मानते हैं, यू आर सजेस्टेड या ऑर्डर्ड कर लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड, और बाकी जोड़ दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले नाउ, यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले नाउ।
बच्चों कुछ और एक्सेप्शन आपको बताने चल रहे हैं, 2 वाक्य और, ओनली 2 सेंटेंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाक्य में इन्फिनेटिव आ जाता है और उसका पैसिव हमें बनाना होता है। उसको देख लीजिए। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। बच्चों देखिए, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, यह कोई टेंस भी नज़र नहीं आ रहा है और यह कोई मॉडल भी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें जो टू ओपन है यही साबित कर रहा है ये इन्फिनेटिव है। तो हम बच्चों इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करके पैसिव बना देते हैं। तो जब इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है तो जो टू ओपन है यानी टू प्लस वर्ब ये हो जाता है टू बी प्लस V3, यानी टू लगा करके बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अर्थात इसका कुछ इस प्रकार आंसर बनेगा, इट इज टाइम। अब इस ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना दिया जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। इस प्रकार का सेंटेंस कभी कभी आ जाया करता है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, यानी टू लगा करके बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा दिया गया। एक और एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी कर्म के स्थान पर एक क्लाज आ जाता है। क्लाज नाउन क्लाज हो सकता है, जैसे ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, उसने कहा कि वह खेल रहा था। इसमें देखिए ही करता है, सेड क्रिया है और कर्म है दैट ही वाज प्लेइंग, यह एक क्लाज है, नाउन क्लाज एज एन ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे इतने बड़े कर्म को लेकर के हम कैसे पैसिव बनाएंगे बच्चों? यह आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो प्रश्न को हम दूर कर दे रहे हैं। आपके समाधान को करने के लिए हमारे पास ये आइडिया है कि इस दैट ही वाज प्लेइंग नामक क्लाज को हम मान लेंगे इट। ठीक, अब आपका सेंटेंस बना ही सेड इट। अब ही सेड इट का पैसिव तो बना ही सकते हैं, तो ही सेड इट का पैसिव बनाकर इसको अंत में जोड़ दिया जाएगा। अर्थात इसको ऐसे लिखेंगे, हम इट को कर्ता मान लेंगे तो हो जाएगा आंसर आपका इट वाज सेड। इट वाज सेड बाय हिम, ही का कर्म हिम हो गया, इट वाज सेड बाय हिम दैट। अब यह दिया गया क्लाज यही जोड़ देना है, इट वाज सेड बाय हिम दैट ही वाज प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग। बच्चों इस क्लाज को जो हमने लास्ट में लिखा इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इट वाज सेड दैट ही वाज प्लेइंग बाय हिम। इसमें बाय हिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, तो आप इसको अंत में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हम आपके एक्टिव से पैसिव का फार्मूला ख़त्म कर चुके हैं। केवल इतना पढ़ाने से आपको एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा, आपको एक्सरसाइज पर जुटना होगा। एक्सरसाइज पर खूब मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा आपको सफलता मिलनी है। तो इस टॉपिक के बाद अब हम आपको अगले टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग ग्रामर का टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक्सरसाइज करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।